नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपकी कल क्लास जो समाप्त की थी, वो क्लास समाप्त करने से पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। वह क्वेश्चन था कि सूतकांगेन डोर, क्या पूछा था? सूतकांगेन डोर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? बलूचिस्तान होगा। दोस्तों, जितने लोगों ने भी क्वेश्चन का आंसर दिया है, सब ने आंसर सही दिया है, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? आज हम भारतीय हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में बात करने वाले हैं। और इसकी रचना कब हुई है? ऋग्वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वैदिक काल का समय मैंने आपको बताया था 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि मैंने ये भी आपको बताया था कि ऋग्वेद में किन चीजों का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं के स्तुतियों में मंत्रों का उल्लेख किया गया है। दूसरी चीज आपसे यह बात की जा सकती है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। क्या पूछा गया है या क्या जाना जा सकता है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? वह है ब्राह्मी, जैसा कि आपसे यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऋग्वेद की रचना क्या है? ऋग्वेद की रचना कहां पर हुई? तो ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। सप्त सैंधव प्रदेश वही है जो पश्चिमोत्तर भारत, क्या है? पश्चिमोत्तर भारत है। वहीं पर इन 7 नदियों के किनारे पर ही ये सारे काम हुए हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है कि ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि ऋग्वेद का क्या है? ऋग्वेद का संकलन कर्ता कौन है? क्या पूछा गया है? ऋग्वेद का संकलन कर्ता कौन है? तो इसका आंसर होगा महर्षि कृष्णद्वैपायन। दोस्तों, मैंने आपको बताया था वैदिक साहित्य किस पर आधारित है? श्रुतियों पर आधारित है। किस पर? श्रुतियों पर आधारित है। इसके मूल लेखक कौन थे? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। मैंने आपको बताया था कि वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना मनुष्यों ने नहीं की थी, इसलिए इसे ये कहा जाता है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वेदों का संकलन करता कौन है? वह है महर्षि कृष्णद्वैपायन या वेद व्यास, यह नाम आपको मिल सकता है। और इन्होंने ही सर्वप्रथम वेदों को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा जा चुका है। अभी तक तो हमें यही पता था ना कि वेदों की संख्या कितनी है, या फिर 4 है। तो उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है कि वेदों को 4 भागों में किसने बांटा है? तो इसका आंसर होगा कि महर्षि वेद व्यास ने ही इसको 4 भागों में बांटा था। थोड़ा सा हम लिखेंगे, फिर आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। लिखिएगा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड भी लिखिएगा 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, अब इसी में लिखिएगा कि इसमें इस समय किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद की रचना हुई। और इसके पश्चात लिखिएगा कि ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख किया गया है। क्या है? किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे ऋग्वेद
वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ब्राह्मी थी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो मैं लिखा रहा हूं यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है, और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसकी रचना कहां हुई है। ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना सप्तसैंधव प्रदेश में की गई थी। प्रदेश में किया गया। ठीक है दोस्तों, जब यहां ये बात आ गई है तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि उत्तर भारत का आर्यीकरण क्या है। उत्तर भारत का आर्यीकरण आर्यों ने किया था। किसने किया था? आर्यों ने किया था। और यहीं पर एक शतपथ ग्रंथ क्या है, हम पढ़ेंगे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद से संबंधित है। और इसमें आप देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि राहुगण द्वारा क्या है, राहुगण द्वारा अपने मुख में क्या किया है, अग्नि को धारण किया है। और अग्नि को धारण करके इन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत में क्या किया है, आग के द्वारा शुद्धिकरण किया है। और एटलीस्ट होता क्या है कि यह गंडक नदी क्या है, गंडक नदी या सतनीरा नदी के तट पर ही जाते हैं तो इनकी क्या हो जाती है, आग बुझ जाती है। और इसी कारण क्या है, इसी कारण आर्यों ने गंडक नदी के उधर के क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया था, अपवित्र घोषित कर दिया था। और इसको पवित्र करने का श्रेय ऋषि अगस्त को जाता है। मतलब उत्तर भारत का आर्यीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? आर्यों को जाता है। जबकि दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने का श्रेय ऋषि अगस्त को जाता है। आगे चीजें जब पढ़ाऊंगा तो वो भी लिखवा दूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी संकलन किसने किया है, तो लिखिएगा ऋग्वेद का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। दोस्तों इन दोनों में से एक कोई भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही नाम है, ऑब्लिक में मैंने इसीलिए लिखा है। फिर बात करेंगे कि इन्होंने ही क्या है, इन्होंने ही ऋग्वेद को, मतलब वेदों को चार भागों में विभक्त किया था। दोस्तों इसे आप लिख लिए तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये सारी बातें हो गई कि इसमें क्या क्या बातें हुई। अब हम बात करेंगे कि ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं थी। क्या पूछेंगे, क्या बताएंगे आपको कि ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं थी। तो ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं थी। कितनी? 5 शाखाएं थी। और 5 शाखाओं में से केवल एक को ही प्राप्त किया गया है, जिसका नाम है शाकाल संहिता। क्या है? जिसका नाम है शाकाल संहिता। और शाकाल संहिता का ही अध्ययन करके हम क्या करते हैं, वेदों के बारे में जानते हैं। तो हम लिखेंगे ऋग्वेद की ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं हैं। नंबर 1 पे डैश करके लिखिएगा, शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, सांख्यायन एवं मांडूक्य।
मांडूक्य। ठीक है दोस्तों, ये हो गई ऋग्वेद की 5 शाखाएं। क्या है? 5 शाखाएं। और इसमें कौन सी प्राप्त हुई है? शाखा संहिता। लिखेगा इसमें से केवल शाकाल संहिता, शाकल संहिता ही प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। क्या पूछेंगे? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, और ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, हम इस पर अब बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है और मंत्रों की संख्या लगभग 15,000 है, जबकि मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। ध्यान देने वाली बात यह है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में मूल सूक्तों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा कि मूल सूक्तों की संख्या दोस्तों 1017 है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, और ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसे कहा जाता है बाल्यखिल। बाल्यखिल का मतलब होता है जिसे बाद में जोड़ा गया हो। इसलिए ऋग्वेद में मूल सूक्तों की संख्या 1017 बताई जाती है। जैसा कि आपसे सिविल में यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इस चीज को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी विश्वसनीयता तभी बनती है जब हम उस चीज को देख लेते हैं। और दूसरी चीज, 2018 के असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस में भी यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा लगभग 15,000 मंत्र / श्लोक हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई मेन बातें। लेकिन यहीं पर हम एक चीज और क्या लिखेंगे कि इसका क्या मतलब कि इसके मूल सूक्त क्या हैं। लिखेगा ऋग्वेद के मूल सूक्त 1017 हैं। ठीक है, नोट करके लिखिएगा दोस्तों। ये हो गई बात सूक्तों की, मंत्रों की और मंडलों की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऋग्वेद के काल को लेकर जो मतभेद है, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि एक मैंने जैसे बताया था कि वैदिक साहित्य क्या है, वैदिक साहित्य, वैदिक काल और सैंधव सभ्यता दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत आते हैं। और इसमें विद्वानों में मतभेद होगा, क्योंकि वो चीजें मूल रूप से हमें जो मिली है उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए ऐसा कार्य किया जाता है। यहीं पर एक चीज और नोट किया जा सकता है कि वैदिक काल की जानकारी का जो स्रोत है वेद है, दूसरी जो है वो है चित्रित धूसर मृत भांड भी वैदिक साहित्य, वैदिक काल के जानकारी के स्रोत हैं। तो यहीं पर नोट करके लिख लीजिए, बताते हैं फिर आगे। लिखिएगा वैदिक काल की जानकारी के पुरातात्विक साक्ष्य चित्रित धूसर मृत भांड है। चित्रित धूसर मृत भांड है, मतलब कि ऐसे बर्तन मिट्टी के जिसमें चित्रों का अंकन किया गया है। वैसे मैं एक क्लास इस पे मृत भांडों पर अलग से लूंगा, जिसमें आपको सारी चीजें वो दिखाऊंगा भी। बात करेंगे नेक्स्ट कि ऋग्वैदिक काल को लेकर जो मतभेद है, ऋग्वेद के काल को लेकर जो मतभेद है। तो लिखिएगा
ऋग्वेद के काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मतभेद कौन कौन कर रहा है? पहले तो बीजी तिलक। कौन? सबसे पहला नाम किसका था? बीजी तिलक का या बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद का काल का जो समय बताया, वह बताया कि ऋग्वेद का जो काल रहा है वह 6000 ईसा पूर्व रहा होगा। उसके पश्चात दूसरा नाम आता है मैक्स मूलर का। किसका नाम आता है? मैक्स मूलर का। और मैक्स मूलर बताते हैं कि ऋग्वेद का जो समय काल है वह है 1200 से 1000 ईसा पूर्व। उसके पश्चात नाम आता है विंटर स्मिथ का। किसका? विंटर नित्स का नाम आता है। और विंटर नित्स का जो नाम आता है, उन्होंने बताया कि ऋग्वेद का जो काल है वह 1000 ईसा पूर्व है। तत्पश्चात एक क्वेश्चन आपसे सिविल में पूछा गया है कि किसने खगोलीय ग्रहों की स्थिति के आधार पर ऋग्वेद के काल का विभाजन किया? तो उसका नाम है एच जैकोबी। तो हम लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, बीजी तिलक के अनुसार ऋग्वेद का काल 6000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट मैक्स मूलर के अनुसार, ऋग्वेद का काल 1200 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट बात करेंगे किसके? विंटर नित्स का। विंटर नित्स के अनुसार ऋग्वेद का काल 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे खगोलीय किसके? खगोलीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार ऋग्वेद का काल निर्धारण एच जैकोबी ने किया था। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपसे सिविल में पूछा जा चुका है। आगे इन सब के बारे में आपसे पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताएं। तो आप क्या करिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ऋग्वैदिक काल को लेकर जो मतभेद है, जिन जिन लोगों ने अपने अपने मत दिए तो ढेर सारे लोगों ने हैं मत, लेकिन हमें इन्हीं के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती है इसलिए आपको नहीं बताई जाती है, लेकिन अगर आपको लगे कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आप अपने हिसाब से अपने नोट्स में सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऋग्वेद के मंडलों के बारे में। किसके? ऋग्वेद के मंडलों के बारे में बात करेंगे। तो लिखेगा, हिंट डालिएगा मंडल। ठीक है। क्या हो गया? मंडल। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल का प्रथम सूक्त किसको समर्पित किया गया है? क्या पूछा गया है? ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल का प्रत्येक सूक्त, पहला सूक्त किसको समर्पित किया गया है? तो वह समर्पित किया गया है अग्नि को। किसको? अग्नि को समर्पित किया गया है। और अग्नि को ही क्यों समर्पित किया गया है? जैसे कि मैंने बताया कि ऋग्वेद किस पर, मतलब किसकी स्तुतियों पे है? देवता एवं देवियों की स्तुतियों को समर्पित है। तो ध्यान देने वाली बात यह है,
अग्नि को मनुष्य एवं देवताओं का मध्यस्थ माना जाता है। क्या किया जाता है? मनुष्यों एवं देवताओं का मध्यस्थ माना जाता है। क्यों माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि जब हम यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं तो उसमें ढेर सारी चीज डालते हैं, जैसे घी डालते हैं, जौ डालते हैं इत्यादि, सुपारी, जितना भी आप क्या करते हैं यज्ञ में चीजें डालते हो, और उससे उसके जलने से जो धुआं निकलता है, क्या होता है? जो धुआं निकलता है वो कहां जाता है? आकाश में जाता है। और जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि हमारे ईश्वर कहां रहते हैं? ऊपर आसमान में रहते हैं। और इसीलिए दोस्तों अग्नि को क्या है? अग्नि को मानव एवं देवताओं का मध्यस्थ माना जाता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? लिखेंगे ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि को, प्रथम सूक्त अग्नि से प्रारंभ होता है। अग्नि से प्रारंभ होता है। ठीक है, यहीं पर नोट करके लिखिएगा। अग्नि को देवताओं एवं मनुष्यों का मध्यस्थ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि हम प्रैक्टिकली चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्राचीन समय था, जैसे पीपल के पीछे पूजा करते थे ऑक्सीजन के लिए, वर्षा की मतलब इंद्र की पूजा करते थे वर्षा के लिए, इत्यादि जो चीजें हैं हम एक दूसरे को उसे जोड़ने की कोशिश करते थे कि इससे हमें क्या प्रॉफिट है। सूर्य की पूजा करते थे तो उसके पीछे कारण था हमको उससे प्रकाश मिल रहा था। इसी तरीके से ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट बात यहीं पर और एक चीज ध्यान देने वाली है कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सूक्त समर्पित है। तो ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित है। तो लिखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात किसके कर रहे हैं? मंडलों की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ध्यान रखेंगे। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? देखिएगा दोस्तों, अब इस मंडलों में हम देखेंगे सबसे पहले किसकी बात करेंगे? 2 से 7 मंडलों की बात करेंगे। 2 से 7 मंडल को सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है और इन्हें वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें वंश मंडल का इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन मंडलों की रचना एक ऋषि कुल या एक ऋषि परिवार ने किया था, इसलिए इसे वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके संकलनकर्ता या फिर रचनाकार के नाम भी मिलते हैं, जैसे कि दूसरे वाले का नाम है, मतलब दूसरे मंडल के रचनाकार हैं गृत्समद भार्गव, तीसरे मंडल के रचनाकार हैं विश्वामित्र, चौथे मंडल के रचनाकार हैं वामदेव, पांचवें मंडल के रचना अत्रि हैं, छठवें मंडल की रचना भारद्वाज है और सातवें मंडल की रचना ऋषि वशिष्ठ ने की थी। इसलिए हम थोड़ा सा लिखेंगे फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, लिखिएगा, ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 से 7 मंडल
सबसे प्राचीन माने जाते हैं, सबसे प्राचीन माने जाते हैं, प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, इसका इसकी रचना क्रमशः ऋषियों ने की थी, क्रमशः ऋषियों ने की थी, ऋषियों ने की थी। ठीक है, की थी। अब डैश करके लिखेगा एक कोड पहले बनाइएगा, ग्री वी वा अभव। ठीक है, सबका एक एक मतलब है। दूसरा मंडल की रचना किसने की है? गृध समद भार्गव ने। किसने? गृध समद भार्गव। तीसरे मंडल की रचना किसने की है? ऋषि विश्वामित्र ने, विश्वामित्र और उनके परिवार ने, विश्वामित्र। चौथा है वामदेव, पांचवा कौन है? अत्रि, छठवां कौन है? भारद्वाज, और सातवें मंडल की रचना विश्वामित्र ने की। किसने की थी? ऋषि वशिष्ठ ने की थी, ऋषि वशिष्ठ ने की थी। ये हो गए मंडलों के रचनाकार। ध्यान देने वाली बात है, हम ग्री को किससे जोड़ सकते हैं? गृध समद भार्गव से। वी को किससे जोड़ सकते हैं? विश्वामित्र से जोड़ सकते हैं। वा को किससे जोड़ सकते हैं? वामदेव से जोड़ सकते हैं। आ को किससे जोड़ सकते हैं? अत्रि से जोड़ सकते हैं। भा को किससे जोड़ सकते हैं? भारद्वाज से जोड़ सकते हैं। वा को किससे जोड़ सकते हैं? वशिष्ठ से जोड़ सकते हैं। इस तरीके आप भी कोई कोडिंग करिएगा जिससे क्या हो, आपको ये सारी चीजें याद रहें, जिससे क्या हो क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है कि तीसरे मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। और भी आपसे चीजें पूछी जा सकती है, इसलिए हमें इस चीज को ध्यान रखें। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया दोस्तों? अब हम बात करेंगे किस मंडल में किस चीज का उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, पहले मंडल में किस चीज का उल्लेख किया गया है ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे मंडल में किस चीज का उल्लेख किया गया ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि तीसरे मंडल का हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि आपसे कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए। तो ऋग्वेद का मंडल जो तीसरा मंडल है उसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी और उनके परिवार ने की थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र सूर्य ऑब्लिक सविता ऑब्लिक सावित्री को समर्पित किया गया है। दोस्तों, जो सुबह जब सूर्य निकलता है, सुबह जो उसकी लालिमा होती है, उसी को समर्पित किसको किया गया है? गायत्री मंत्र को समर्पित किया गया है। गायत्री मंत्र उसी को समर्पित किया गया है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां किया गया है? ऑप्शन में या तो ऋग्वेद होगा या तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल होगा। दूसरी चीज पूछी गई है, यह किसको समर्पित है? तो यह ऑप्शन में या तो सूर्य होगा या तो सविता होगा या तो सावित्री इसका आंसर होगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो लिखिएगा ऋग्वेद का तीसरे मंडल, लिखिएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना
रचना विश्वामित्र ने की है, विश्वामित्र द्वारा की गई है, द्वारा की गई है। लिख लिया दोस्तों। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र सूर्य आब्लिक सविता आब्लिक सावित्री को समर्पित है, समर्पित है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर एक चीज और आपसे क्वेश्चन बन चुका है कि किस वेद में सर्वप्रथम ओम का उल्लेख किया है? किसका? ओम का उल्लेख किया है। तो सर्वप्रथम ऋग्वेद के 3रे मंडल में ओम का भी उल्लेख किया गया। स्पष्ट तौर पर ये चीजें तो दिखती नहीं है, लेकिन ऋग्वेद में जो क्या है, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कहां से शुरू होता है? ओम से शुरू होता है। कहां से? ओम से शुरू होता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब इसी में किसका उल्लेख किया गया है? ओम शब्द का उल्लेख भी किया गया है। नोट करके लिखिएगा, ऋग्वेद के 3रे मंडल में ओम शब्द का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम ऋग्वेद के 4थे मंडल के बारे में। किसके? ऋग्वेद के 4थे मंडल के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद का जो 4था मंडल है वो किसको समर्पित है? कृषि को समर्पित है। किसको? कृषि को समर्पित है। उसमें बताया गया है कि कृषि 4 प्रकार, मतलब कि कृषि की जो कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था होती है। मतलब सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों? सबसे पहले क्या किया जाता है? जुताई की जाती है। फिर उसके बाद बुआई किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? जुताई, बुआई, कटाई, फिर तत्पश्चात मड़ाई। और इसको क्या लिखा गया है उसमें? कृष्ण, उर्दर, धान्य एवं वृष्ट नाम से इसे संबोधित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कृषि का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद के 4थे मंडल में किया गया है। और इस 4 प्रकार के बारे में आपसे नेट में यह क्वेश्चन पूछा गया। तो लिखिएगा, ऋग्वेद का 4था मंडल, ऋग्वेद का 4था मंडल कृषि को समर्पित किया गया। इसमें कृषि के 4 कारण इस प्रकार है। नंबर 1 पे लिखिएगा कृष, दूसरा लिखिएगा कृष, किसके बाद उर्दर, नंबर 3 दोस्तों धान्य, चौथा वृष्टि। ठीक है, ये हो गए चारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऋग्वेद के 7वें मंडल के बारे में। किसके? ऋग्वेद के 7वें। लिख लिया है दोस्तों या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद का 7वां मंडल वेदों में ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसी में
सर्वप्रथम राजनैतिक जैसी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी मंडल में सर्वप्रथम किसी युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। किसका? दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। और यह युद्ध पारुषणी ऑब्लिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। होता क्या है कि भरतवंश के राजा सुदास, कौन? भरतवंश के राजा सुदास अपना पुरोहित क्या करते हैं? वशिष्ठ को नियुक्त कर देते हैं। किसको? वशिष्ठ को नियुक्त कर देते हैं। इससे पहले इनका जो पुरोहित होते हैं वो होते हैं ऋषि विश्वामित्र। कौन होते हैं? ऋषि विश्वामित्र होते हैं। इसलिए होता क्या है कि विश्वामित्र को यह ठेस लगती है कि मुझे हटाकर किसी और को क्यों आपने पुरोहित बना दिया। तो होगा क्या कि राजा मतलब पुरोहित विश्वामित्र क्या करेंगे? 5 आर्यों तथा 5 अनार्यों का एक गुट बनाएंगे और इस गुट को बनाकर यह राजा सुदास से क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। लेकिन इस युद्ध में किसकी पराजय होती है? ऋषि विश्वामित्र की ही पराजय होती है और एटलीस्ट राजा सुदास इस युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। ये तो हो गई मेन बातें। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि 5 आर्य जनजातियां कौन थी और 5 अनार्य जनजातियां कौन थी। आपसे क्वेश्चन लिख के मिलेगा कि अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस एवं ध्रुव का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आर्य 5 जनजातियों से है। फिर आपसे मिल सकता है कि शिव, पक्था, अनिल, भलानाश एवं विषाणी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध 5 अनार्य जनजातियों से है। इस तरीके से यह युद्ध होगा और एटलीस्ट विजय किसकी होगी? राजा सुदास की विजय होगी। तो लिखिएगा ऋग्वेद का 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल में दशराग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। यह युद्ध पारुषणी ऑब्लिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कारण लिखिएगा। कारण विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाए जाने के कारण नया पुरोहित राजा सुदास ने वशिष्ठ को बनाया था। लिख लिया दोस्तों? ये हो गया। थोड़ा सा लिख लीजिए फिर बताते हैं। ठीक है, लिखिएगा। नेतृत्व लिखिएगा। सुदास और दूसरी तरफ लिखिएगा पुरुजन। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के मत में यह युद्ध हुआ और एटलीस्ट विजय किसकी हुई? राजा सुदास की। लिखिएगा इसमें 5 आर्य जो जातियां पार्टिसिपेट की थी, तो लिखिएगा 5 आर्य लिखिएगा। अनु, यदु, पुरु,
अनु यदु पुरु तुर्वश, अनु यदु पुरु तुर्वश एवं द्रुह, द्रुह। ठीक है, 5 अनार्य जातियां, 5 अनार्य, 5 अनार्य में लिखेगा शिव, शिव, पक्था, भलानस, भलानस, पक्था भलानस, विषाणी, विषाणी एवं अनिल। ठीक है, यहीं पर विजय लिख लीजिएगा, राजा सुदास, विजय राजा सुदास। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ऋग्वेद का 7वां मंडल, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आज हम और 2 मंडलों की बात करने वाले हैं। 2 मंडल कौन से हैं? ऋग्वेद का 8वां मंडल, क्या है? ऋग्वेद का 8वां मंडल। ऋग्वेद के 8वें मंडल को बाल्यखिल्य कहा जाता है, और बाल्यखिल्य में सूक्तों की संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट है ऋग्वेद का 9वां मंडल। कौन है? ऋग्वेद का 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है, और सोम रस है। कौन सा है? सोम रस है, जिसे कहां से प्राप्त किया जाता था? मूजवंत पर्वत से। कहां से? मूजवंत पर्वत से उसे प्राप्त किया जाता था। होता क्या है ये दोस्तों? यह सोमरस मतलब शराब से इसका संबंध है। कहा जाता है कि वैदिक देवता जो थे वह विशेष अवसरों पर सोमरस का पान किया करते थे, और इसके लिए एक पूरा पूरा मंडल समर्पित कर दिया गया है। देखिएगा कि मतलब आज तो जो शराब की बात है ही, लेकिन उस समय में भी हमारे जो पूर्वज थे वो भी इसका सेवन किया करते थे। दोस्तों ये चीज़ें गलत तो है ही, लेकिन क्या होता है कि अगर उसे सही ढंग से प्रयोग किया जाए, क्या है? उसे सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो उसका लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आज अल्कोहल का प्रयोग किस में कर रहे हैं? सैनिटाइजर के रूप में कर रहे हैं। इस तरीके से उसका सही प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे आर्मी में क्या किया जाता है? आपको अल्कोहल दी जाती है, लेकिन उसका मात्रा फिक्स होता है कि आपका क्या करना है, उसका उसी लेवल में सेवन करना है। तो मतलब ये सारी चीजें पहले रही हैं, लेकिन क्या करिएगा आप लोग इस चीजों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि अभी क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना है और केवल पढ़ाई करनी है। इन सब चीजों के लिए बाद में देखना क्या करना और क्या नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा लिखिएगा ऋग्वेद का 8वां मंडल, 8वां मंडल बाल्यखिल्य, बाल्यखिल्य कहलाता है। इसमें सूक्तों की संख्या 11 है, 11 है। ठीक है, ये हो गया 11वां मंडल। नेक्स्ट ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए ऋग्वेद के इंपॉर्टेंट मंडल। एक मंडल और है जिसका नाम है 10वां मंडल। दोस्तों 10वें मंडल के बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ऋग्वेद के मंडल में 10वें मंडल में किस किस चीज का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त
किसका? पुरुष सूक्त एवं नदी सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त में पहली बात तो किसकी बात की गई है? 4 वर्णों की बात की गई है। और नदी सूक्त में वैदिक कालीन नदियों का उल्लेख किया गया, जिससे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन क्या करेंगे, हर बार की तरह आपसे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आप कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। लिखिएगा क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन, सराय नाहर राय का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के क्लास में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में बात करेंगे और आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस।